Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. This is our science class. In this class, we will study the chapter 7, Force, Work and Energy. Okay. आइए हम इस चैप्टर को स्टडी करते हैं. A push or pull acting on an object is called force. फोर्स क्या होता है? कोई भी हम कुछ धक्का दे रहे हैं या किसी चीज को खींच रहे हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, तो वो क्या होगा? फोर्स होगा. जैसे कि जैसे कोई भी चीज है, मैंने उसको धक्का दिया, पुश किया, तो वो अपना मूवमेंट करेगी, उसमें मूवमेंट होगा. ठीक है, तो ये क्या होता है बच्चों? फोर्स होता है कि मैंने उसमें फोर्स लगाया. ठीक है. फोर्स कैन हैव मैनी डिफरेंट इफेक्ट्स. फोर्स के अलग अलग इफेक्ट्स भी होते हैं. क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं? देखिए, इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट. इसके कारण एक स्टेशनरी मतलब जो ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे स्थिर है, मतलब जो रखा हुआ है, वो मूव कर सकता है. ठीक है, यानी हिल सकता है. नाउ इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जैसे कि ये चौक है, ठीक है, ये ऐसा रोल करती हुई ये नीचे आ रही है, तो मैंने इसको फोर्स लगाया, यहाँ पे मैंने स्टॉप कर दिया, तो ये मूविंग ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसको स्टॉप कर सकता है. फोर्स लगा दिया मैंने. ठीक है. इट कैन मेक अ मूविंग ऑब्जेक्ट मोर फास्टर. अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और उसको मैंने और तेजी से फोर्स लगा दिया, तो वो और तेज भी मूव कर सकता है. ठीक है. इट कैन स्लो डाउन अ मूविंग ऑब्जेक्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है बहुत तेजी से मूव कर रहा है, तो अगर हम उसमें हमने कुछ फोर्स लगा दिया, कुछ रोक दिया, तो वो स्लो भी हो जाता है. इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. इसके कारण जो मूविंग ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन भी चेंज हो सकता है. और इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और उसके कारण किसी भी चीज का शेप या साइज चेंज हो सकता है. हम किसी भी चीज में फोर्स लगाएंगे तो मे बी उसका शेप चेंज हो या साइज चेंज हो. इसके हम एग्जाम्पल भी देखेंगे कि कैसे, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. जैसे कि ये बॉय ने इस बॉल को किक किया. ठीक है, तो बॉल पहले एक स्टेशनरी पोजीशन पे थी, मतलब वो एक अपनी जगह पे स्थिर थी. फिर उसने जब किक किया तो वो बहुत तेजी से चली गई. ठीक है. अब अगर किसी ने बीच में थोड़ा सा और फोर्स लगा के हाथ लगा दिया तो वो स्लो हो जाएगी. और जब किसी ने अगर पकड़ लिया उसको, तो वो क्या हो जाएगी? बिल्कुल जस्ट स्टॉप हो जाएगी. मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर दिया फोर्स ने. ठीक है. अब types of forces. Broadly, forces can be classified into two types, that is contact forces and non-contact forces. Forces को two types में divide किया गया है. First है contact and second है non-contact. Contact forces are the forces that act at the point of contact between the objects. Force due to friction is an example of contact forces. Contact forces क्या होते हैं? मतलब वो फोर्स जो तब काम होते हैं जब, जैसे कि जब हम किसी भी चीज, कोई भी चीज हमारे कांटेक्ट में आती है. ठीक है, तो जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आ रहे हैं और कोई फोर्स लग रहा है, तो वो क्या होगा? कांटेक्ट फोर्स. और इसका एक एग्जांपल है, दैट इज फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. मतलब जो फ्रिक्शन के से फोर्स लगता है वो होता है फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. Okay, non-contact forces are the forces that act between two objects when they are not in contact. ये non-contact force क्या होता है? ये तब एक्ट करता है जब कभी दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में नहीं है और उनके बीच में फोर्स लग रहा है, तो ये क्या होगा? ये non-contact force होगा. This force due to gravity is an example of non-contact forces. और ग्रेविटी से जो फोर्स लगता है वो एग्जाम्पल होता है किसका? non-contact forces का. ठीक है. नाउ फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शन. अब फ्रिक्शन से कैसे फोर्स लगता है? देखिए, द फोर्स दैट ऑकर्स व्हेन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट स्लाइड और रोल अगेंस्ट ईच अदर इज कॉल्ड फ्रिक्शन. वो फोर्स जब दो सरफेसेस आपस में मिलती हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट में वो स्लाइड हो रही है या रोल हो रही है, तो वो क्या होता है? फ्रिक्शन होता है. फ्रिक्शन का हिंदी मीनिंग होता है घर्षण. मतलब जब भी हम चल रहे हैं तो हम किसके थ्रू, किसकी हेल्प से चल रहे हैं? फ्रिक्शन की हेल्प से. वरना अगर हम फ्रिक्शन नहीं होता, कुछ घर्षण नहीं होता, तो हम स्लिप हो जाते. ठीक है. इसीलिए हमें जो देखते हैं वो थोड़ा रफ, जैसे टाइल्स वगैरह होते हैं, उन पे स्लिप होना बहुत इजी होता है. मतलब इजीली हम स्लिप हो जाते हैं उस पे, क्योंकि फ्रिक्शन उस पे क्या हो जाता है? कम हो जाता है, घर्षण. ठीक है. So this force is always in the direction opposite to that of the motion of the object. और ये फोर्स कैसा रहता है? जिस भी डायरेक्शन में हम जा रहे हैं ये उसका जस्ट अपोजिट रहता है.
ठीक है, तभी ये हमें हेल्पफुल रहता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी स्लाइड अ बुक अक्रॉस द सर्फेस ऑफ द डेस्क exerts a friction force in the opposite direction of book's motion and stops the movement of the book। अब देखिए, जैसे कि ये बुक है, इसको मैंने एक टेबल पे रखा, इसको मैं मूव कर रही हूँ, तो जो टेबल का फोर्स है वो इस साइड आ रहा है और जो बुक का फोर्स है वो ऐसा जा रहा है। और अगर जब तक मैं इसमें फोर्स लगाती रहूंगी, मैं इसको फोर्स देती रहूंगी, तो ये जब तक बुक आगे बढ़ेगी, जैसे ही मैंने इसको फोर्स देना बंद कर दिया तो ये अपनी जगह स्थिर हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, कि मतलब जिस डायरेक्शन में बुक का फोर्स जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो टेबल फोर्स लगा रही है। ठीक है, फ्रिक्शन फॉल्स इनटू 4 बेसिक कैटेगरीज। फ्रिक्शन 4 कैटेगरीज में फ्रिक्शन को डिवाइड किया है, दैट इज स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग एंड फ्लूइड। ऑल ऑफ देम रिप्रेजेंट द फोर्स दैट अपोजेस मोशन व्हेन सॉलिड, फ्लूइड और गैसियस सरफेसेस मीट। और ये सब क्या बताते हैं कि फोर्स जो है, फोर्स वो मोशन के जस्ट अपोजिट में जाता है। ठीक है, बीइंग एबल टू वॉक अक्रॉस अ सरफेस विदाउट स्लिपिंग इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन। मैंने आपको एग्जांपल बताया था अभी चलने वाला, जैसे कि हम लोग किसी भी सरफेस पे प्रॉपर्ली वॉक कर पा रहे हैं, हम स्लिप नहीं हो रहे हैं, ये किसकी वजह से है? ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वजह से है। ठीक है, राइटिंग ऑन अ पीस ऑफ पेपर विद अ पेंसिल और पेन, दिस इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। हम किसी भी पेपर पे पेंसिल और पेन की हेल्प से लिख रहे हैं, वो भी फ्रिक्शन है। ठीक है, अगर जैसे कि ये बिल्कुल ही वो होता, जैसे चिकना टाइप होता, तो मैं क्या उस पर इजीली लिख पाती, बट ये थोड़ा क्या रहता है, हल्का सा रफली रहता है, तो यहाँ फ्रिक्शन वर्क करता है। जैसे मैंने लिखा फ्रिक्शन, तो यहाँ लिखने में ये जो चॉक जैसे हेल्प कर रही है, तो ये क्या हो रहा है बच्चों? ये फ्रिक्शन हो रहा है। और ये कौन सा फ्रिक्शन है? ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, इजीली स्लाइड कर रही है चॉक। ओके, ड्राइविंग अ कार अक्रॉस द रोड सरफेस। अब रोड पे जो कार ड्राइव कर रहा है, तो कार जा रही है, कार कैसे रोल होते हुए जा रही है, उसके व्हील्स हैं। ठीक है, तो वो क्या होगा? रोलिंग फ्रिक्शन होगा। जंपिंग आउट ऑफ एन एरोप्लेन विदाउट पैराशूट, अब एरोप्लेन से पैराशूट की हेल्प से नीचे आना, ठीक है, वो क्या होगा? वो फ्लूइड फ्रिक्शन होगा। नाउ नेक्स्ट है फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी से क्या क्या फोर्स होता है? The force that pulls object towards the center of the earth is called gravity. ग्रेविटी आप सबने भी सुना होगा, क्या होता है? जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट जैसे हमने हवा में फेंका, तो क्या वो हवा में ही रह जाता है? नहीं, वो नीचे आता है। तो वो किसके कारण होता है? जो मतलब हमारी अर्थ की जो फोर्स होता है, वो अर्थ का फोर्स क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स। उसके कारण वो फोर्स से वो कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे खिंचा हुआ आता है। ठीक है, आपने देखा होगा मून पे जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम रहता है या रहता ही नहीं, तो वहां क्या होता है? सभी लोग ऐसे हवा में तैरते हैं, हवा में उड़ते टाइप है। ठीक है, तो अर्थ पे क्या है? अर्थ पे ग्रेविटी है, जिसके कारण हर एक चीज अपनी अपनी पोजीशन पे है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो ये देखो, कहीं हवा में ये बुक घूम रही है, तो कहीं कोई घूम रहा है। ग्रेविटी के बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। ओके, When we throw a ball up into the air, it first rises and then comes back to the ground. हमने कोई भी बॉल है या चौक है, इसको मैंने जैसे ऊपर फेंका, तो ये क्या ऊपर गई पहले तो, और फिर वो नीचे आ गई। ठीक है, तो ये क्या होगा बच्चों? ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। मतलब ये अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, जिसके कारण कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम ऊपर फेंकते हैं तो वो वापस नीचे आ जाता है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ। और ये ग्रेविटेशनल फोर्स हमारी लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर ये नहीं होता तो हम हमारी लाइफ पॉसिबल नहीं होती। विदाउट ग्रेविटी नो ऑब्जेक्ट वुड रिमेन इन इट्स प्लेस, इंस्टेड ऑल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग पीपल वुड बी फ्लोटिंग अराउंड इन स्पेस। बिना ग्रेविटी के कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी प्लेस पे नहीं रह सकता। अगर ये ग्रेविटी नहीं होती तो सभी आसमान में घूम रहे होते, उड़ रहे होते स्पेस में। एवरीथिंग हैज अ वेट ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल पुल। इट हेल्प अस टू स्टे ऑन द ग्राउंड। इट कीप्स एवरीथिंग डाउन, फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, फूड इन द प्लेट, बाइक ऑन इट्स टायर्स। ग्रेविटी के कारण ही ये पॉसिबल है कि हमारा जो भी वेट है, मतलब वजन जो किसी भी चीज का है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही है। और ये हमें ग्राउंड पे रहने में हेल्पफुल रहती है, मतलब जमीन पे नहीं तो हम हवा में उड़ रहे होते। इट कीप्स एवरीथिंग डाउन, और इसके कारण हर चीज नीचे रहती है। जैसे कि फ्रूट्स जो है वो अपने ट्रीज पे लगे हुए हैं, प्लेट में फूड है, और बाइक्स में टायर्स लगे हुए हैं। सब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही
पॉसिबल है। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स हुआ, मतलब कोई चीज कांटेक्ट में नहीं आ रही है बट फोर्स तो लग रहा है। और फ्रिक्शन क्या, जब दो चीज कांटेक्ट में आती है और फिर जो फोर्स होता है वो होता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, वो होता है कांटेक्ट फोर्स। ओके, नाउ वर्क। इन साइंस वर्क इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मूव इट अक्रॉस अ डिस्टेंस। साइंस में वर्क क्या बताया गया है कि वर्क वही होता है जब किसी भी चीज पे हम फोर्स लगा रहे हैं और वो अपना स्टेट चेंज कर ले, या तो वो कोई सा डिस्टेंस कवर कर ले, ठीक है, या फिर कोई चीज मूव कर जाए, या फिर उसका शेप चेंज हो जाए या साइज चेंज हो जाए, तो वो क्या होगा, वो वर्क होगा। जैसे कि मैंने ये बुक उठाई, ओके, मैंने इसमें फोर्स लगाया, इसने अपना डिस्टेंस चेंज किया, यानी स्टेट चेंज की कि ये बुक अब मेरे हाथ में है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये वर्क हो गया। बट अगर जैसे कि मैं, ये बोर्ड है, ये बोर्ड को मैं पुश करूंगी, इसको पुश कर रही हूँ, तो क्या ये हिल रहा है, बोर्ड नहीं हिल रहा है। यहाँ पे मेरा फोर्स तो लग रहा है और तेजी से फोर्स लगा रही हूँ, बट जो है वो कोई भी काम नहीं हो रहा है, तो वो क्या, वो वर्क नहीं कहलाएगा। जब मैं कोई भी फोर्स लगा रही हूँ और वो काम हो रहा है, तो वो क्या होगा बच्चों, वो वर्क कहलाएगा। ठीक है, तो अकेले फोर्स लगाने से वर्क नहीं होता है। वर्क होने के लिए किसी भी चीज का मूवमेंट होना या किसी भी चीज का शेप चेंज होना या साइज चेंज होना वो कंपल्सरी है। When an object moves through a distance by applying force, work is said to be done. जब हम किसी भी चीज में फोर्स लगा रहे हैं और वो ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर रहा है, तो वहां क्या कहा जाएगा कि ये वर्क हुआ है। ओके, इफ यू मूव एन ऑब्जेक्ट टू अ लॉन्ग डिस्टेंस, मोर वर्क इज डन देन मूविंग इट टू अ शॉर्ट डिस्टेंस। अगर हम किसी चीज को थोड़ी दूरी तक ले जाएं तो कम वर्क किया हमने, और अगर ज्यादा दूरी तक ले जाएं तो हमने मतलब ज्यादा फोर्स लगाया और ज्यादा काम किया। इफ वी अप्लाई अ ग्रेटर पुश और पुल बट द ऑब्जेक्ट डज नॉट मूव, नो वर्क इज डन। जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर हम बहुत तेजी का पुश भी लगाएं और बहुत तेज धक्का भी दें, तो अगर और ऑब्जेक्ट मूव नहीं करता है तो वो क्या, वर्क नहीं कहलाएगा। ठीक है, however if an object changes its shape or size when a force is applied to it, then to work is said to be done। तो ये भी मैंने आपको बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो जाता है या उसका साइज चेंज हो जाता है हमने फोर्स लगाने से, तो वो भी कहलाएगा कि हाँ ये काम हुआ है। वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, मतलब कितना अपन में वर्क का क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस। कितना अपन ने फोर्स लगाया और कितना उसने डिस्टेंस कवर किया, तो ये वर्क का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है कि फोर्स इनटू डिस्टेंस। ओके, नाउ एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है कि हम फोर्स तो लगा रहे हैं, कोई भी वर्क हो रहा है। अब एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क। एनर्जी मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी। जब अगर हम में एनर्जी ही नहीं होगी तो हम कहाँ से कोई फोर्स लगा सकते हैं, अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी काम नहीं होगा। एनर्जी एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म्स सच एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी एंड हीट एनर्जी। ये एनर्जी के टाइप्स थे। ठीक है, एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकती है। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इन हायर क्लासेस। वी गेट एनर्जी टू डू डिफरेंट थिंग्स फ्रॉम आवर फूड। हमें खाने से अलग अलग टाइप्स की एनर्जी भी मिलती है। सिमिलरली अ कार नीड्स एनर्जी टू मूव एंड अ मोटर ऑफ अ फैन नीड्स एनर्जी टू रोटेट। जैसे हमें एनर्जी की जरूरत होती है, उसी तरीके से कार को भी एनर्जी की जरूरत होती है चलने के लिए, और मोटर फैन को जरूरत होती है उसके फैन को रोटेट करने के लिए। तो मतलब ये बताया गया है कि जो भी मशीन्स हैं या ह्यूमन बीइंग्स हैं, सभी को एनर्जी की जरूरत होती है। ठीक है, Let us learn about the different sources of energy। अब अलग अलग सोर्सेज देखिए एनर्जी के क्या है। The sun, wind, water and fuels are some sources of energy. The sun, energy from the sun is called solar energy. The sun is the main source of energy on the earth। सन से जो हमें एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, सोलार एनर्जी होती है। और सन जो है वो अर्थ का मेन सोर्स होता है एनर्जी का। मतलब अर्थ पे, हमारी पृथ्वी पे जो एनर्जी आती है सबसे मेन कहाँ से हमें मिलती है, सन से, यानी सूरज से। ठीक है, प्लांट्स यूज एनर्जी from sunlight to prepare their food by photosynthesis. Solar energy can also be converted into other forms such as light, heat and electrical energy.
सनलाइट का यूज प्लांट्स भी करते हैं अपना फूड प्रिपेयर करने के लिए। वो कौन सी प्रोसेस होती है, मैंने आपको बताया था पहले, फोटोसिंथेसिस। उस प्रोसेस से जो वो प्लांट्स है वो सन की लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। सोलर एनर्जी को और एनर्जीज में भी कन्वर्ट किया जा सकता है, जैसे कि लाइट में, हीट या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो बड़े बड़े सोलार पैनल्स वगैरह बनते हैं उनके थ्रू लाइट भी जलाई जाती है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, नाउ विंड एनर्जी। द एनर्जी ऑफ द विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी। जो विंड से यानी हवा से जो एनर्जी मिलती है वो क्या होती है, विंड एनर्जी होती है। विंड मूव्स द ब्लेड्स ऑफ अ विंड मिल which in turn moves machines called turbines that are used to generate electricity। विंड से एनर्जी कैसे जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी। विंड क्या होती है, जहाँ बहुत तेज हवा चलती है विंड मिल सेटअप कर दिए जाते हैं। तो विंड मिल की जो हवा के कारण विंड मिल जो है वो रोटेट होता है और उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वाटर, द एनर्जी ऑफ मूविंग वाटर इज कॉल्ड हाइड्रो एनर्जी। जो मूविंग वाटर की एनर्जी होती है वो क्या होती है, हाइड्रो एनर्जी होती है। हाइड्रो एनर्जी इज यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के यूज में आती है। ठीक है, तो अ डैम इज बिल्ट अक्रॉस अ रिवर टू कलेक्ट वाटर। दिस वाटर इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम हाइट टू टर्न टर्बाइंस, दस जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी। क्या होता है कि बड़ी बड़ी नदियों पे डैम बना दिए जाते हैं कई बड़े बड़े। ठीक है, तो उसके कारण उसमें पानी जो है वो काफी ऊंचाई से गिराया जाता है, जिसके कारण जो मोटर की टर्बाइंस है वो घूमती हैं और वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती हैं। फ्यूल्स, सब्सटेंसेस सच एज वुड, कोल, पेट्रोल एंड डीजल व्हेन बर्न प्रोड्यूस हीट एंड लाइट एनर्जी। जैसे कि वुड हुआ, लकड़ी, कोयला, पेट्रोल, डीजल, जब ये जलते हैं तो इनसे हीट और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। सच सब्सटेंसेस आर कॉल्ड फ्यूल्स, और उन्हीं सब्सटेंसेस को क्या बोलते हैं, फ्यूल्स बोलते हैं। एनर्जी फ्रॉम फ्यूल्स सच एज कोल एंड वुड आर यूज्ड फॉर हीटिंग एंड कुकिंग। जो एनर्जी फ्यूल से मिलती है, कोल से और वुड से, ये हीटिंग के लिए और कुकिंग के लिए यूज की जाती है। फ्यूल सच एज पेट्रोल एंड डीजल आर यूज टू रन व्हीकल एंड मशीन। पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स और मशीन्स के लिए यूज होते हैं। और फ्यूल्स कैन ऑल्सो बी यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में भी फ्यूल्स का यूज किया जाता है। एट द एंड वी कैन से दैट फोर्स, वर्क एंड एनर्जी आर रिलेटेड टू वन अनदर। हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि फोर्स, वर्क और एनर्जी आपस में एक दूसरे से क्या है, इंटर रिलेटेड है। कैसे है, इफ फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट इज एबल टू मूव इट। जब हम किसी चीज में फोर्स लगाएंगे तभी वो कोई चीज मूव करेगी। और देन वी से वर्क इज डन। अब कोई चीज मूव करी है तो तभी हम क्या कह सकते हैं कि वो काम हुआ है। बट टू अप्लाई फोर्स वी नीड सम काइंड ऑफ एनर्जी। और किसी चीज में फोर्स लगाने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत है। तो मतलब ये तीनों आपस में इंटर रिलेटेड है। अगर हमें एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई फोर्स नहीं लगा पाएंगे, और अगर हम कोई फोर्स नहीं लगाएंगे तो कोई भी वर्क नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों इस चैप्टर को पढ़ के देखिएगा, समझिए जो मैंने आपको समझाया है। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे अपना जो भी क्वेरीज हैं आप मुझसे कंफर्म कर लें, और अपना वर्क सभी को कंप्लीट करना है। थैंक यू सो मच एवरीवन।